हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का राहुल जी एस क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। ऐसे तो बंदरगाह की बात करें तो यह एक छोटा सा टॉपिक है, फिर भी एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और कुछ ही बंदरगाह हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे और लास्ट में इस टॉपिक से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें भी हम लोग कवर करेंगे। तो पहले हम इसको थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे और लास्ट में इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानते हैं कि बंदरगाह किसे कहते हैं और बंदरगाह के क्या प्रमुख लाभ हो सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार किया जाता रहा है। यह व्यापार जल मार्ग और स्थल मार्ग के माध्यम से किया जाता था। जल मार्ग से नावों के माध्यम से किया जाता था। आधुनिक समय में यह व्यापार जलयानों के द्वारा किया जाता है। जलयानों से व्यापार वायुयान की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। व्यापार करने के लिए नदी या समुद्र के तट पर कई प्रकार की सुविधा प्रदान भी की जाती है जिससे जलयानों का आवागमन आसानी से किया जा सके और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग बंदरगाह कहते हैं। आशा है कि क्लियर होगा बंदरगाह का डिफिनेशन। आगे के पॉइंट्स की ओर हम चलते हैं। इसमें तो भारत में बंदरगाहों को दो श्रेणी में बांटा गया है। तो सबसे पहले क्या है कि भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है, तो 13 बड़े बंदरगाहों में से सर्वाधिक 3 बड़े, यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है तो यहाँ पे आप लोग सुधार कर लीजिएगा। सर्वाधिक जो है ना 3 बड़े जो बंदरगाह है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है और छोटे बंदरगाह की बात करें 200 छोटे बंदरगाहों में से सर्वाधिक महाराष्ट्र में 53 बंदरगाह स्थित हैं। अब हम बात करते हैं कि बंदरगाह कितने प्रकार के होते हैं। तो बंदरगाह जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत्रिम बंदरगाह और दूसरा होता है प्राकृतिक बंदरगाह। तो आइए इनको भी हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो प्राकृतिक और कृत्रिम बंदरगाह में अंतर समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं और ये जान लेते हैं कि एक बंदरगाह के लिए कौन सी दशाएं अनुकूल होनी चाहिए। तो एक बंदरगाह के लिए जो है वो तट रेखा जो है वो टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि जिससे जो समुद्र की जो लहरें आएंगी और उसका जो दबाव बनेगा, इन टेढ़ी मेढ़ी जो तट रेखा है इनसे टकराकर समुद्र की जो लहरें हैं इनका दबाव बहुत कम हो जाएगा और इससे जो है जल मार्गों को और जलयानों को बहुत कम मात्रा में हानि पहुंचेगी। तो आइए अब जानते हैं प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक बंदरगाह उसे कहते हैं जहां पे समुद्र की जो तट रेखा है वो टेढ़ी मेढ़ी हो और और व्यापार के लिए एक अनुकूल दशाएं उपलब्ध हो। जैसा कि आप लोग यहाँ से इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। फर्स्ट में जो फिगर लगा हुआ है इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि प्राकृतिक बंदरगाह के लिए किस प्रकार की तट रेखा होनी चाहिए। कृत्रिम बंदरगाह वे बंदरगाह हैं जो कि भारत के निर्यात और आयात को बढ़ावा देने के लिए विकसित किए गए हैं, जो कि मानव द्वारा विकसित किया गया है। तो इनमें किस प्रकार से प्राकृतिक बंदरगाह के अनुकूल इसमें तैयारियां की जाती है। तो इसमें कंक्रीट का एक डैम बनाया जाता है टेढ़े मेढ़ा, जिससे जिससे क्या है कि यहाँ पे पोताश्रय आ सके और उनके ठहरने की अच्छी अनुकूलता बनाई जा सके। ठीक है, तो ये था प्राकृतिक और कृत्रिम बंदरगाह में अंतर। यहां तक आशा है सब कुछ क्लियर होगा। आइए हम अगले नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह की। तो उससे पहले हम लोग मैप में इसका देख लेते हैं किस किस तरफ से और किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो भारत के जो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं वो पूर्वी और पश्चिमी तट के बंदरगाह है और एक है पोर्ट ब्लेयर का बंदरगाह। ठीक है, तो पश्चिमी तट के जो बंदरगाह है वो अरब सागर की तरफ स्थित है और पूर्वी तट के जो बंदरगाह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी तट के बंदरगाह की बात करें तो पश्चिमी तट की तरफ 6 बंदरगाह स्थित है और पूर्वी तट की तरफ 7 बंदरगाह स्थित है। अब हम इनको बिल्कुल आसान तरीके से याद रखेंगे मैप के द्वारा और निमोनिक ट्रिक के माध्यम से, बिल्कुल आसान भाषा में। तो यहाँ पे जैसा मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा इस साइड के जो जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इस साइड के जो बंदरगाह है उस साइड के बंदरगाह को पश्चिमी तट के बंदरगाह कहा जाता है। और पूछ सकता है कि कांडला पतन किस सागर में स्थित है, तो ये आपको अरब सागर में हो जाएगा। और इधर के जो 6 पतन है यानी कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और मार्मा गोवा, मंगलुरु और कोचीन। और इस साइड के जो
बंदरगाह है, मैं मार्क कर रहा हूँ, और इस साइड के बंदरगाह को हम लोग पूर्वी तट के बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, और ये जो पूर्वी तट के बंदरगाह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले इसमें जानते हैं कांडला बंदरगाह के बारे में कुछ डिटेल से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया है इसका वर्तमान में नाम। ठीक है, यह बंदरगाह भारत के विभाजन के बाद विकसित किया गया था। स्वतंत्रता से पूर्व पश्चिमी देशों से व्यापार करने के लिए कराची बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था। यानी स्वतंत्रता से जो पूर्व व्यापार होता था वो कराची बंदरगाह के से होता था, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद उसके विकल्प में कांडला बंदरगाह विकसित किया गया। यानी स्वतंत्रता के बाद जो है वो कांडला बंदरगाह विकसित किया गया, और उत्तर भारत की आवश्यकता की अधिकतम जो पूर्ति होती है वो कांडला बंदरगाह के माध्यम से ही होती है। ठीक है, अगर हम बात करें, कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में है, और गुजरात राज्य के जस्ट नीचे कौन सा राज्य है, तो गुजरात राज्य के जो जस्ट नीचे है वो मुंबई है। तो अब हम देखते हैं मुंबई बंदरगाह को, मुंबई बंदरगाह को। ठीक है, तो यह मुंबई बंदरगाह जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सर्वाधिक व्यापार जो है इसी बंदरगाह से होता है, और इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, और मुंबई में ही एक और बंदरगाह है, वो है नाहवा सेवा बंदरगाह, जिसे हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये बंदरगाह कहाँ है, तो ये बंदरगाह जो है वो आपको महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और यह एक क्या है, यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, और इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यह मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया। ये पूछ सकता है कि किसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह का जो निर्माण है वो मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया। मुंबई से अगर हम नीचे की ओर देखते हैं मैप में, तो कौन सा राज्य है, तो वो है आपको गोवा। यानी अगला नंबर जो आएगा वो आपको मरमा गोवा का आएगा। यानी अब हम बात करते हैं मरमा गोवा बंदरगाह की। मरमा गोवा यह गोवा राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। यह बंदरगाह जो है जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, और ईरान ईरान को लौह अयस्क की जो आपूर्ति है वह इसी बंदरगाह के माध्यम से की जाती है। ठीक है, और अगर हम मारमा गोवा यानी गोवा से जस्ट नीचे आते हैं तो कौन सा राज्य होगा, तो गोवा के जो जस्ट नीचे है वो आपको मंगलुरु यानी कर्नाटक राज्य होगा। तो मंगलुरु जो न्यू पोर्ट है वो आपको कर्नाटक राज्य में स्थित है, और कर्नाटक से जस्ट हम लोग नीचे आएंगे मैप में भारत के नक्शे में, तो कौन सा राज्य आ जाएगा, तो वहां पे कोचिन हो जाएगा। यानी कोच्चि बंदरगाह जो है वो केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये थे भारत के प्रमुख 6 पश्चिमी तट के बंदरगाह। अब हम बात करते हैं पूर्वी तट के बंदरगाह की। तो पूर्वी तट के तरफ जो बंदरगाह है उसकी संख्या 7 है, और इस तरफ के जो बंदरगाह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो सबसे पहला बंदरगाह की हम बात करते हैं कोलकाता हल्दिया बंदरगाह की। तो कोलकाता हल्दिया जो बंदरगाह है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, और हुगली नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कोलकाता जो बंदरगाह है वो आपको हुगली नदी के तट पर स्थित है, और हल्दिया बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित है। हल्दिया बंदरगाह जो है वो कोलकाता बंदरगाह का ही सहायक बंदरगाह है। ठीक है, कोलकाता से अगर हम जस्ट नीचे आते हैं तो कौन सा बंदरगाह हो जाएगा, तो वो आपको पारादीप यानी पाराद्वीप जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है, और झारखंड और उड़ीसा राज्य का जो लौह अयस्क यहीं से ज्यादा जापान को निर्यात किया जाता है। यानी जो झारखंड और उड़ीसा राज्य का जो लौह अयस्क है वो सबसे ज्यादा जापान को यहीं से पारादीप बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। पारादीप के जस्ट नीचे आएंगे हम लोग तो कौन सा हो जाएगा, विशाखापत्तनम। यानी विशाखापत्तनम जो है वो कौन से राज्य में है, तो वो आंध्र प्रदेश राज्य में है, और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, और इस बंदरगाह के निकट डॉल्फिन नोच नामक पहाड़ी होने के कारण यह तेज समुद्री हवाओं को भी सुरक्षित रख पाता है। जैसे मैं आपको एक फिगर के माध्यम से बताता हूँ कि किस प्रकार से हवाओं को यह रोक पाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आया, ये कुछ मतलब टेढ़ी मेढ़ी या मैंने लाइन बना दिया, और इधर से जब हवाएं आएंगी तो इससे जो टकरा कर फिर से ये वापस चली जाएंगी। ये जो पहाड़ी है, और इसी पहाड़ी का क्या नाम है, तो डॉल्फिन नोच पहाड़ी नाम है। ठीक है, और हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में प्रमुखतः कितने बंदरगाह हैं, तो तमिलनाडु में जो है वो प्रमुखतः 3 बंदरगाह हैं। यहाँ पे एक नाम छूट रहा है, पहला है चेन्नई, दूसरा है तूतीकोरिन, और तीसरा है एन्नौर। यानी तमिलनाडु राज्य में जो है वो
यानी पूर्वी तट पे कुल मिलाकर 7 बंदरगाह है। ठीक है, तो तमिलनाडु के पहले बंदरगाह की बात करें तो एन्नौर बंदरगाह, यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह का क्या मतलब हुआ कि मानव के द्वारा बनाया गया यानी विकसित किया गया पोर्ट, और उसी के हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं। और यह कौन से राज्य में है तो यह तमिलनाडु राज्य में है, और यह जो है चेन्नई बंदरगाह का ही एक सहायक बंदरगाह है, एन्नौर बंदरगाह। ठीक है, नेक्स्ट बंदरगाह की हम बात करते हैं, तो अगला बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। मैं बताया कि कृत्रिम बंदरगाह वे बंदरगाह होते हैं जो कि मानव के द्वारा विकसित किए जाते हैं, जो आयात और निर्यात को बढ़ावा को अनुकूलता देने के लिए। ठीक है, तीसरे बंदरगाह की बात करते हैं तमिलनाडु के, तो वो है आपको तूतीकोरिन बंदरगाह। इसे चिदम्बनार बंदरगाह भी कहते हैं, और यह मुन्नार की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, और आज के हम अंतिम बंदरगाह की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, यानी पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है वो आपको अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है, तो अब हम इससे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई, तो कोचिन शिपयार्ड जो लिमिटेड की जो स्थापना हुई वो 1972 में हुई, और इसका मुख्यालय जो है वो आपको कोच्चि केरल में है। यह देश का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है, याद रखिएगा ये पॉइंट्स। यह देश का सबसे बड़ा जहाज निर्माण और मरम्मत वाला पॉइंट्स है। दहेज, यहाँ पे देश नहीं होगा, दहेज गुजरात राज्य का प्रथम बंदरगाह है जो रसायन के निपटान हेतु स्थापित किया गया है। किसके लिए, तो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है, तो इसलिए इसे रसायन बंदरगाह का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये थे कुछ बंदरगाह से प्रमुख बंदरगाह है उससे संबंधित थ्योरी मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं सभी एग्जाम में। तो आइए, अगर सेशन को बिल्कुल स्किप नहीं किए होंगे तो ये जो क्वेश्चन है आप आसानी से लगा जाएंगे। तो आइए इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं, तो भारत में जो है वो 13 मुख्य बंदरगाह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की तट रेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है, तो तट रेखा जो है वो प्रायः सीधी और सपाट है, इस कारण जो है पोताश्रय की कमी है। अगर यही तट रेखा जो है टेढ़ी मेढ़ी होती तो ये अच्छे अनुकूल बंदरगाह कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, यानी एन्नौर जो है वो आपको तमिलनाडु राज्य में पूर्वी तट पर स्थित है, और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, तो पूर्वी तट पर नाहवा सेवा बंदरगाह जो है वो पूर्वी तट पर नहीं बल्कि पश्चिमी तट पर स्थित है, और यह महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में स्थित है। ठीक है, और यह अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई बंदरगाह है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और यह पश्चिमी तट का बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पतन का निर्माण किया गया, तो मुंबई बंदरगाह के जो दबाव को कम करने के लिए नाहवा सेवा बंदरगाह का निर्माण किया गया, जो कि पश्चिमी तट का बंदरगाह है, और यह महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है, तो चेन्नई जो है वो आपको एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है, तो कांडला जो है वह एक ज्वारीय बंदरगाह है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, और यह भी एक पश्चिमी तट राज्य का बंदरगाह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन था, तो स्वतंत्रता के बाद जो विकसित किया गया वो कांडला पतन का निर्माण किया गया। ठीक है, और इससे पहले जो व्यापार होता था वो आपको कराची बंदरगाह से होता था। ठीक है, और कांडला पतन जो है वो पश्चिमी तट का बंदरगाह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी की एस्चुरी पर स्थित है, तो मारमागुआ जो है वो आपको जुआरी नदी की एस्चुरी पर स्थित है, और मारमागुआ जो है वो पश्चिमी तट का बंदरगाह है, और यह बंदरगाह जो है वो गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मारमागुआ पतन स्थित है, तो मारमागुआ जो है वो गोवा राज्य में स्थित है, और यह एक पश्चिमी तट का बंदरगाह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है, तो पाराद्वीप जो है उड़ीसा तट पर स्थित है, और यह एक पूर्वी तट का बंदरगाह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो पाराद्वीप जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है वो विशाखापत्तनम बंदरगाह है, और यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, और यह पूर्वी तट का बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे जो है वो विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कृत्रिम बंदरगाह है
तो भारत का जो कृत्रिम बंदरगाह है वो चेन्नई बंदरगाह है। और चेन्नई बंदरगाह कौन से तट पर है? तो यह आपको पूर्वी तट पर स्थित है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता हल्दिया जो बंदरगाह है वो भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। और कोलकाता और हल्दिया किस तट पर स्थित है? तो ये पूर्वी तट के बंदरगाह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाहवा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो नाहवा सेवा जो बंदरगाह परियोजना है वो मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में, और यह एक पश्चिमी तट का बंदरगाह है जो कि अरब सागर के तरफ स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पाराद्वीप एवं कांडला पत्तन निम्न तट पर स्थित है। तो पाराद्वीप जो है वो पूर्वी तट पर स्थित है और कांडला जो है वो पश्चिमी तट का एक बंदरगाह है। ठीक है, और पाराद्वीप जो है वो उड़ीसा में है और कांडला जो है वो आपको गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। तो भारत के जो पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है वो विशाखापत्तनम बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पोताश्रय नहीं है? यानी पोताश्रय का मतलब क्या हुआ कि ये इनमें से कौन पोर्ट नहीं है? तो बेंगलुरु जो है पोर्ट नहीं है और बाकी कांडला, कोचीन और मैंगलोर ये तीनों पोर्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो मुंबई, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और इसका जो पुराना नाम है वो नाहवा सेवा बंदरगाह है और ये भी पश्चिमी तट का बंदरगाह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई जो है वो आपको एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है। तो भारत के जो पूर्वी तट पर स्थित है वो पाराद्वीप और हल्दिया पत्तन है। पाराद्वीप जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है और हल्दिया जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो चेन्नई जो है वो एक खुला सागरीय बंदरगाह है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।